जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए, रोलेट एक्ट ये जब भारत में आया तो इसको रोलेट सिडनी नाम के एक व्यक्ति आए थे, सिडनी रोलेट, जो इसको लेके आए थे, इसलिए इनके नाम पर ही इसका नाम रोलेट एक्ट पड़ा था। यह आया था 19 मार्च 1919 में इसको पारित किया गया था। रोलेट एक्ट के अंदर क्या होता था, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी व्यक्ति पर कोई शक होता था तो शक के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता था। तो जब उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता था तो उसके बाद यहाँ पर उस व्यक्ति के मतलब वो व्यक्ति ना तो कोई अपील कर सकता था इसके खिलाफ, ना वो कोई दलील कर सकता था और ना ही कोई वो वकील कर सकता। तो यहाँ पर ये जो कानून आया था रोलेट एक्ट, इसको काला कानून भी कहा गया क्योंकि ये बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था। यहाँ पर किसी की कोई सुनवाई नहीं होती थी, जिस पर भी ये संदेह होता था इन लोगों को ये उठाकर उसको जेल में डाल देते थे। तो यहीं इसी के तहत दो व्यक्ति थे, एक तो थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक तो थे डॉक्टर सत्यपाल मलिक और एक थे हमारे सैफुद्दीन किचलू। तो इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हीं के विरोध में यहाँ पर जलियांवाला बाग में एक मीटिंग चल रही थी। तो जलियांवाला बाग में जब मीटिंग चल रही थी, इनको गिरफ्तार कर लिया था इसके खिलाफ। वहाँ पर बहुत सारी हज़ारों की संख्या में भीड़ जमाती, यहाँ पर बहुत लोग जमा थे हज़ारों की संख्या में। और यहीं पर इस हज़ारों की संख्या पर जनरल डायर आता है और यहाँ पर इनको निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे देता है अपने सैनिकों को। तो यहाँ पर निहत्ती भीड़ पर गोली चलाई जाती हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग मारे जाते हैं और इसी को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 19 अप्रैल 1919 में हुआ था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो स्वराज पार्टी, देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना ये कांग्रेस के अंदर ही की गई थी, यानी कि कांग्रेस के अंदर ही की गई थी। किसकी स्थापना? स्वराज पार्टी की। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, जिसको करने वाले थे मोतीलाल नेहरू और इसी के साथ यहाँ पर इनके साथ थे चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास जो थे वो इन्हीं के साथ, यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर ही 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। एक संविधान के जब हम बात करते हैं भाग 4 की, तो संविधान के भाग 4 में बात की गई है डीपीएसपी की, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हम हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो राज्य का कर्तव्य होते हैं। तो यहाँ पर इसी के अंदर भाग 36 से लेकर भाग जो ये हमारा 4 है, इसके अंदर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक सम्मिलित है। यहाँ पर इसी के अंदर आर्टिकल हमारा 39 आता है, जिसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है और इसके कई अलग अलग पार्ट हैं। तो इसी में 39 का ए पार्ट है, जो कि ये कहता है कि राज्य के सभी स्त्री और पुरुषों को जो जीविका के साधन है, जो उनकी आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की जो शक्ति है या कार्य है, वो राज्य के पास है। यानी कि राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के नागरिकों को क्या कराए, जीविका के साधन उपलब्ध कराए। आर्टिकल 39 का भी ये कहता है कि समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण जो है वो इस प्रकार बटा हो जिससे कि सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन भी बन सके, और इस खंड के अंदर ही उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राज्य जो है वो उत्पादन के जो साधन है उन सभी का राष्ट्रीयकरण करे, उनका नेशनलाइजेशन करे। ये कहा गया है 39B में। 39C में कहा गया है कि आर्थिक व्यवस्था जो है वो इस प्रकार चलनी चाहिए जिससे कि धन का और जो उत्पादन के साधन है उनका सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्रण ना हो, यानी कि उनके हित के लिए इसका केंद्रण किया जाना चाहिए, ना कि उनके अहित के लिए। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो धन का समान वितरण की बात की गई है आर्टिकल 39C में। और आर्टिकल 39D यही बात करता है समान कार्य के लिए समान वेतन, कि चाहे फीमेल हो या मेल हो, अगर उनका काम सेम है तो उन्हें वेतन भी सेम मिलना चाहिए। यह आर्टिकल 39 का डी कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय हैं, हमें ये बताना है।
देखिए संविधान की अनुसूची 7, इसमें 3 लिस्ट दी गई हैं। एक को कहते हैं हम सेंट्रल लिस्ट यानी कि संघ सूची, दूसरी है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, तीसरी है कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। अगर बात की जाए हमारी संविधान में वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में सेंट्रल लिस्ट के अंदर जिसको हम संघ सूची कहते हैं, इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने विषय हैं वर्तमान में? 100 विषय हैं। लेकिन इसमें जब मूलतः जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था उस टाइम पर इसमें 97 विषय हुआ करते थे। स्टेट लिस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें वर्तमान समय में 61 विषय हैं, जो कि पहले 66 विषय हुआ करते थे मूल संविधान में। और अगर हम बात करें समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में प्रेजेंट में 52 विषय हैं, याद रखिएगा। और पहले जो हुआ करते थे इसमें 47 विषय हुआ करते थे। अब हमसे पूछा है संघ सूची में कितने हैं, तो वर्तमान समय में इसमें 100 विषय हैं संघ सूची के अंदर, सेंट्रल लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो साप्ताहिक पत्र थे इनका संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ जो साप्ताहिक पत्र थे इनका संपादन किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा ही भारत में होम रूल लीग की स्थापना भी की गई थी, ये भी याद रखिएगा। और महात्मा गांधी का जो एक पत्र है जिसको हम हरिजन के नाम से भी जानते हैं वो भी याद रखिएगा, ये भी गांधी जी का था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो हमारा 1857 की क्रांति थी उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले वीडी सावरकर ही थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा ये अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही अनाउंस किया गया था। देखिए रांची की अगर बात करें तो रांची में एक बहुत फेमस हवाई अड्डा है जिसका नाम है बिरसा मुंडा या मुंडा एयरपोर्ट। तो बिरसा मुंडा जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? ये है रांची के अंदर स्थित। नई दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर है हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है? ये स्थित है नई दिल्ली के अंदर। चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ में ही स्थित है हमारा शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। वहीं अगर गोवा की बात की जाए तो गोवा में स्थित है मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको पहले मोपा के नाम से जाना जाता था। इस एयरपोर्ट का पहला नाम था मोपा, लेकिन अब वहाँ के जो भूतपूर्व जो वहाँ के सीएम थे यानी कि चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे मनोहर पारिकर जी, जिनका निधन हो चुका है, उनके नाम पर इनका अब रखा गया है इस गोवा के हवाई अड्डे का नाम, जिसका पहले मोपा नाम था और अब है मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कौन से देश में हुआ था? देखिए रेशम बनाने की तकनीक का सबसे पहले जो आविष्कार है वो चाइना में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था? देखिए शिलालेख क्या होता है? शिला मतलब होता है पत्थर, और पत्थर पर लिखे गए जो लेख है उन्हें क्या कहा जाता है? शिलालेख। तो जैसे कि पत्थर और पत्थर पे कोई लेख लिखवाते थे राजा महाराजा, उन्हीं को कहा जाता था शिलालेख। तो ये जो शिलालेख है इनका सबसे पहले जो स्टार्टिंग कराने वाले थे उनका नाम है अशोक। तो अशोक के द्वारा किया गया था, याद रखिए। और अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति का पालन किया था और फिर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने जब अपना कलिंग का युद्ध लड़ा था, इसके बाद इतना खून, मतलब यहाँ पर जब इनका कलिंग का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पर इतना खून हुआ था लोगों का, इतना नरसंहार हुआ था कि इतनी बुरी स्थिति की बूढ़े बच्चे बड़े कोई नहीं देखा, सबको मार दिया गया। और वहाँ पर इतना बड़ा नरसंहार देखकर इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और फिर ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। यहाँ पर कौन? अशोक। अजातशत्रु की अगर बात की जाए तो ये बिंबिसार का पुत्र हुआ करता था जो कि हर्यक वंश से संबंधित था और ये अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। कालाशोक ये महापद्मानंद का बेटा हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और महापद्मानंद जो था ये नंदवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? देखिए सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक जो था उसका नाम था महमूद गजनी। तो महमूद गजनी या महमूद गजनवी पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है पेपर में, याद रखिएगा। मोहम्मद गोरी इसका ही गुलाम हुआ करता था। यहाँ पर ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसका गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी जो कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका रही थी, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है?
तो नेशनल वोटर्स डे ये मनाया जाता है कब, हमें ये बताना है। देखिए सबसे पहले है 10 जनवरी दिया है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं कब, 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसी तरह से 12 जनवरी को हमारे यहाँ पर मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। विश्व यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, ये भी याद रखिएगा। 24 जनवरी को हमारे यहाँ पर बनाया जाता है भारत के अंदर राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है रिपीटेड टाइम्स कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि 25 जनवरी को मनाया जाता है यहाँ पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्लियर। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये पीडीएफ भी पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ इजीली पढ़ सकते हैं।